नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाई मोहित पर। जैसा कि आपको पता है, अभी अपनी एक सीरीज चल रही थी चैप्टर वाइज हरियाणा जीके, और उसी सीरीज में आगे बढ़ाऊंगे। हमने एक प्राचीन हरियाणा की एक वीडियो डाली थी मैंने, कंप्लीट मतलब हरियाणा का प्राचीन इतिहास, उसकी यह सेकंड वीडियो रहने वाली है। जिस भी भाई ने बहन ने वीडियो बढ़िया लग गया तो चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक ज़रूर कर दियो। या सेकंड वीडियो में आज जो है प्राचीन इतिहास जो है हरियाणा का ख़त्म हो जाओगा भाई, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के खोखराकोट रोहतक। आप तो पूछेंगे कि इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से मिले थे, तो खोखराकोट रोहतक राइट आंसर होगा। खोखराकोट रोहतक एवं औरंगाबाद भिवानी से मिले। मैन यू ही पूछा जाकर भाई, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के खोखराकोट रोहतक में है, ठीक है। खोखराकोट रोहतक में मिले हैं। हरियाणा नहीं अपूती पूरे भारत में सबसे प्राचीन सिक्के को पंचमार्क कहा गया, जो शुद्ध अग्रवा औरंगाबाद से मिले, ठीक है। पूरे भारत में सबसे प्राचीन सिक्के थे उनके कहा पंचमार्क, और वे कहाँ थे मिले हैं। शुद्ध शुद्ध है अपना यमुनानगर में, अग्रवा हिसार में है, औरंगाबाद भिवानी में है, यहाँ तक मिले ये, ठीक है। ये 5वीं शताब्दी के हैं। कनिष्क प्रथम के सोने के सिक्के मिथातल से मिले। कुषाणकालीन मूर्तियाँ रोहतक से मिली हैं। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक में है। कुषाणकालीन सिक्के मिथातल भिवानी में है, ठीक है। गुप्त काल, यह कुषाणों के सामंत थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होता है कि समुद्रगुप्त ने योद्योग गणराज्य का बचा हुआ भाग गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। जो गुप्त काल है, गुप्त काल यह कुषाणों के सामंत थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होता है कि समुद्रगुप्त ने योद्धा गणराज्य का जो बचा हुआ भाग था वो गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। ये गुप्तकालीन अभिलेख। तोसामा अभिलेख, यह भिवानी में है। यहाँ से तोसामा अभिलेख कहाँ पर है? तोसामा अभिलेख यह भिवानी में है, जहाँ से विष्णु के एक मंदिर एवं 2 सरोवरों के निर्माण का वर्णन किया गया है। तोसामा अभिलेख कहाँ पर है? भिवानी में है। जहाँ से जो है विष्णु के एक मंदिर एवं 2 सरोवरों के निर्माण का वर्णन किया गया है। इसार स्तंभ अभिलेख यह 4वीं-5वीं शताब्दी का एक स्तंभ इसार के गुजरी महल से मिला है, ठीक है। 4वीं-5वीं शताब्दी का एक स्तंभ इसार के गुजरी महल से मिला है, जिस पर 8 अभिलेख है भाई, ठीक है। नचार खेड़ा यह जींद में है, जहाँ से राम सीता लक्ष्मण को जटायु से बात करते हुए दर्शाया गया है। ये गुप्त काल के कुछ अभिलेख थे भाई। और भी है, जैसे गुप्त काल में एक जो है कपाल मोचन अभिलेख, यह यमुनानगर में प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 अभिलेख है और दोनों क्या है अपूर्ण है, मतलब अधूरे हैं। लाओस अभिलेख, यह अभिलेख लाओस हिंद चीन में प्राप्त 5वीं शताब्दी का अभिलेख है। इसमें लाओस के राजा थे महाराजा धीराज श्री देव का द्वारा कुरुक्षेत्र महातीर्थ की स्थापना का वर्णन किया गया है। पिंजौर अभिलेख खोजकर्ता कौन थे? कनिंगम। इस अभिलेख से पता चलता है कि पिंजौर का उस समय नाम पंचमपुर था। पिंजौर का प्राचीन नाम क्या था? पंचमपुर था। ये कौन सा अभिलेख था मेरा चल रहा है? पिंजौर अभिलेख था, ठीक है भाई। मोहनबाड़ी अभिलेख, यह झज्जर में आता है, जिसमें विष्णु के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन मूर्तियां एवं सिक्के, देखो अब तो पूछेगी गुप्तकालीन मूर्तियां में सिक्के। समुद्रगुप्त के सिक्के जगाधरी एवं समुद्रगुप्त के सिक्के जगाधरी एवं मिथातल से प्राप्त हुए। याद रखना भाई, समुद्रगुप्त के सिक्के जगाधरी एवं मिथातल से प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति अग्रवा से मिली है। विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी झज्जर से मिली है। शेष्या पर लेटे विष्णु की मूर्ति फिजूलपुर सोनीपत से मिली है भाई। रामायण सोलंकित मोहरे ये नचार खेड़ा जींद से मिली हैं, ठीक है। गुप्त वंश के सोने के सिक्के सतकुंबा सोनीपत से मिले हैं। अग्रवा अभिलेख, इसे पता चलता है कि इससे हमें 7 संगीत के स्वरों का उल्लेख मिलता है। आप तो पूछेंगे कि संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख कहाँ से मिला था, तो अग्रवा हिसार था, ठीक है। तथा खोखराकोट योद्धाओं की राजधानी थी, ठीक है। इस तरह चल रहा है। अग्रवा अभिलेख देख, तो इससे हमें 7 संगीत के स्वरों का उल्लेख मिलता है, तथा जो खोखराकोट है वो योद्धाओं की राजधानी थी। यो भी कौन से अभिलेख में लिख रहे हैं भाई? अग्रवा अभिलेख में, ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्के जगाधरी व मिथातल भिवानी से मिले, याद रख लेना भाई। गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति अग्रवा से मिली, ये मैंने पढ़ा दिया है, एक बार देख लेना। आगे बढ़ जाते हैं अब।
अब हम आ चुके हैं पुष्यभूति वंश। यह गुप्तों के सामंत थे, जिसके संस्थापक पुष्यभूति ने की थी। जिसकी संस्थापक जो पुष्यभूति वंश था, उसकी स्थापना किसने करी थी? पुष्यभूति ने की थी। और थानेसर के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने किया। अब तक पूछा जाओगे कि जो थानेसर के स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण है वो किसने किया था? पुष्यभूति ने किया था। परंतु उसका पुनर्निर्माण, थानेसर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था भाई? पुनर्निर्माण पूछा तो पेशवा राजा सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति ने। पुनर्निर्माण करवाया था पेशवा राजा था, जो पेशवा सदाशिवराव भाऊ ने करवाया। पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था भाई? प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, वैसे स्थापना पुष्यभूति ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। इस वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेसर थी। प्रभाकर वर्धन ने हूणों को अंतिम रूप से पराजित किया था। प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन था तथा छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन था, और इसकी पुत्री का नाम राजश्री था। हर्ष की माता का नाम यशोमती देवी था, जो मालवा देश के राजा की पुत्री थी। सन 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तथा उसके ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठे। करैवर्मा जो कन्नौज में मोखरी वंश का शासक था, उसकी शादी राजश्री से करवाई गई थी भाई। मालवा के राजा देवगुप्त ने जो है गोंड देश बंगाल के राजा शशांक से मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और करैवर्मा की जो है भाई हत्या कर दी। जब राज्यवर्धन को इस बात का पता चला, उसने तुरंत आक्रमण किया, परंतु पीछे से गोंड के शासक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है भाई। फिर वर्धन वंश के सेनानायक सिंहनाद के कहने पर 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को गद्दी पर बैठाया। जब उसकी उम्र कितनी थी? 15 वर्ष थी हर्षवर्धन की उम्र उस टाइम। ठीक है भाई। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण किया और देवगुप्त को मार दिया और शशांक भाग गया। फिर कन्नौज पर अधिकार हर्षवर्धन का हो गया। कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण हर्षवर्धन ने अपनी बहन के साथ शासन किया। हर्ष ने कन्नौज को दूसरी राजधानी बनाया। 633 ईस्वी में हर्ष ने गुजरात व वल्लभी पर आक्रमण किया। उस समय वल्लभी का शासक ध्रुवसेन था, तो हर्ष ने जीत दर्ज करके भी अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन के साथ करा दिया था भाई। दक्षिण भारत के विस्तार के दौरान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, जिसका राज्य नर्मदा नदी के तट पर था, हर्षवर्धन व चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर 634-35 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हर्षवर्धन जो है पराजित हुआ और वह हार गया। इसका वर्णन हमें पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से, इसका जो वर्णन है भाई वो पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है, अहोल अभिलेख में किया गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हुई। ठीक है भाई। पांचवी बौद्ध संगीति 643 में हर्ष के समय हुई थी। हर्षवर्धन क्या था? यह शिव भगत था, परंतु बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में ह्वेनसांग से प्रभावित होकर महायान शाखा इसने अपना ली थी भाई। ठीक है। अब इसके हर्ष के समय का जो प्रशासन था वो देख लेते हैं। हर्ष के समय तहसील को पाठक या पेठ कहा जाता था और सूबे को भगती कहा जाता था। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और 1/6 इसका जो है टैक्स लिया जाता था। इसके समय में टैक्स की 3 विधि थी: हिरण्य विधि, नगद लिया जाने वाला कर, वो भी मुद्रा के रूप में। ठीक है। भाग विधि क्या थी? अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर। और बलि विधि थी, राजा को उपहार देना क्या था? बलि विधि। हर्ष का प्रधानमंत्री कौन था? उसके मामा का पुत्र बंडी। ठीक है। सिंहनाद उसका सेनापति था। युद्ध एवं विदेशी कार्यों का मंत्री अवंती था। हर्ष के समय साहित्य। हर्ष सवै एक उच्च कोटि का लेखक था, जिसकी तीन पुस्तक है भाई हर्षवर्धन की: रत्नावली, नागफणियाँ, नागानंदम और प्रियदर्शिका। तो रत्नावली, नागानंदम और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन ने लिखी थी। इसके दरबार में हर्ष के दरबारी कवि कौन था भाई? हर्ष का जो सबसे फेमस है, हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट भी था इसके दरबार में। मयूर, दिवाकर और ह्वेनसांग थे। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरित्र। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना थानेसर में की थी। हर्ष के समय हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया। हर्ष के समय जो है हरियाणा को क्या कहा गया था?
श्रीकंठ जनपद कहा गया था। और यह जो श्रीकंठ जनपद नाम है यह नागवंश के शासकों ने दिया था भाई कुरुक्षेत्र को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्स के दरबार में 630 ईस्वी में ह्वेनसांग को दूत बनाकर भेजा। ह्वेनसांग ने अपना यात्रा वृत्तांत सीयू की अथवा पश्चिमी जगत के वृत्तांत नामक ग्रंथ की रचना की। ह्वेनसांग हरियाणा में 634 से लेकर 644 के बीच रहा। यू पेपर में आया था भाई। आर्षकालीन तमर मुद्राएं सोनीपत से मिली। ह्वेनसांग हरियाणा में 634 से लेकर 644 के बीच रहा था भाई। आर्ष के बाद हरियाणा। 7वीं सदी की समाप्ति पर कन्नौज शासक यशोमती ने दिग्विजय अभियान चलाया। 7वीं शताब्दी की समाप्ति पर कन्नौज शासक यशोमती ने दिग्विजय अभियान चलाया और कश्मीर के शासक ललितादित्य ने यशोवर्मा को पराजित कर दिया। ठीक है भाई। 7वीं सदी की समाप्ति पर कन्नौज के शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया और कश्मीर के शासक ललितादित्य ने यशोवर्मा को पराजित कर दिया। और 9वीं सदी में हरियाणा क्षेत्र प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, नागभट्ट द्वितीय उसमें एक राजा था। 805 से लेकर 833 के अधीन होने की जानकारी मिलती है। 882 में पेवा अभिलेख से पता चलता है कि महिर भोज, जो गुजरों का वही राजा था, महिर भोज 836 से लेकर 855 के समय में पेवा एक व्यापारी केंद्र था। पेवा क्या था? एक व्यापारी केंद्र था जहाँ पर घोड़ों का व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है भाई। अग्रवा अभिलेख, इसमें खोखरा कोट योद्धाओं की राजधानी बताई गई है और संगीत के साथ सवर सारेगामा पा दानी का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो भाई देखो इसमें सबसे मेन क्या था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, इसमें जो है एक अभिलेख मिला पेवा है, उसमें हमें पता चल कि यहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता था। तो भाई अब आ चुके हैं जो है अपना प्राचीन भारत जो है ख़त्म हो गया भाई। तो आज की वीडियो में इतना है भाई। जिस भाई ने बहन ने वीडियो ने बढ़िया लगा भाई, जिसने भी चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।